नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन लोगों की जिन्हें कोरोना हुआ, वो ठीक भी हो गए, लेकिन उनके दिल को खतरा हो सकता है। दरअसल ये चर्चा आम हो रही थी कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में हार्ट अटैक की आशंका बढ़ रही है। इसको लेकर दुनिया भर में रिसर्च भी चल रही है। ऐसी एक स्टडी पटना एम्स में भी की गई और यहाँ पर अलग अलग वार्ड में भर्ती मरीजों पर ये स्टडी की गई है और इसके बाद पाया गया कि जो लोग मॉडरेट और गंभीर बीमारी के दौरान गुजरे हैं उनके अंदर उनकी धमनियां सख्त हो गई हैं बनस्पत उनके मुकाबले जिनको माइल्ड बीमारी हुई है। ये जो स्टडी की गई इसमें दिल पर पड़ने वाले असर को जांचा गया और ये देखा गया कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उन पे असर पड़ा है। लेकिन ये कितना बड़ा खतरा है या कितना असर पड़ा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इसके लीड रिसर्चर जुड़ गए हैं, डॉक्टर नीरज चौधरी पटना एम्स से। शुक्रिया डॉक्टर चौधरी हमसे बात करने के लिए। आपकी जो स्टडी है इसके रिजल्ट्स आपको क्या बताते हैं, इसका उन लोगों के लिए क्या मतलब होगा, थोड़े साधारण शब्दों में बताइए जो लोग कोविड से अभी ठीक होकर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार है और मैं अभी एम्स में फैकल्टी के तौर पे कार्यरत हूं और मैं इस कोर्स फर्स्ट स्टडी का लीड रिसर्चर भी हूं। बेसिकली ये हम लोगों ने एक स्टडी किया जिसमें हम लोगों ने ये पाया कि आर्टेरियल स्टीफनेस, जो धमनी में जो एंडोथेलाइटिस या जो कड़ापन होता है, वो इस स्टडी के दौरान हम लोगों को मिला। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि इसमें जितने भी हमारे पेशेंट्स थे जो एज 18 ईयर्स से अधिक थे, जिनको SARS-CoV-2 RT-PCR में पॉजिटिव आई और अगर उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने उसको NIH क्राइटेरिया के हिसाब से उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की ग्रेडिंग दी और ग्रेडिंग देने के बाद हम लोगों ने उनका कंसेंट लिया और उसके बाद वो सारे पेशेंट्स को हम लोगों ने अपने स्टडी के परफॉर्मा के हिसाब से उनको इनरोल किया हमारे स्टडी ग्रुप्स में। इन सारे पेशेंट्स में जो हमारे वैसे सारे पेशेंट्स जिनको पहले से हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज या कभी कोई स्ट्रोक की बीमारी या कोई मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की बीमारी थी, तो उसको हम लोगों ने इस स्टडी से स्क्रीन्ड आउट किया। और उसके बाद हम लोगों ने किया क्या कि वैसे सारे पेशेंट जो फिट थे, हम लोग ने उनके सीवियरिटी के हिसाब से हम लोगों ने आर्टरियल स्टीफनेस की मेजरमेंट की। बेसिकली ये आर्टरियल स्टीफनेस की मेजरमेंट के लिए एक पेरिस्कोप की एक डिवाइस, पेरिस्कोप नाम की एक डिवाइस आती है जो नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी से वो आपकी ब्लड के फ्लो को डिटेक्ट करती है और वो आपको बताती है कि आपके वेसल्स के अंदर जो इंडोथेलाइटिस है या इंडोथेलियल चेंजेस है वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अमूमन नॉन कोविड वाले पेशेंट्स में ऐसे स्टडीज मिले थे, बट कोविड वाले पेशेंट्स में सीवियरिटी के हिसाब से जो पेशेंट ज्यादा सीवियर थे, जो उसमें ज्यादा मिला ये कड़ापन। जी, तो इसका मतलब क्या होगा अगर मेरी धमनियां कड़ी हो गई, इसका मतलब क्या होगा, मुझे क्या हो सकता है और किन बातों का ख्याल रखना होगा? जी, इसका अगर बेसिक अगर आप सोचे तो इसका मतलब ये होता है कि वैसी सारी धमनियां जिनके फ्लो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी, अगर उसमें इंडोथेलाइटिस है, इंडोथेलियल चेंजेस हो रहे हैं, तो जो ब्लड का प्रवाह है वो प्रॉपर तरीका से प्रवाह नहीं होगा और वो प्रवाह में रुकावट होगा, जिसके कारण मरीज को फ्यूचर में चल के हाइपरटेंशन की बीमारी, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक की बीमारी या हार्ट के अंदर हो सकता है पेशेंट को हार्ट का अटैक आना या पेशेंट के आंख के अंदर हो सकता है कि रोशनी का चला जाना या पेशेंट की किडनी में हो सकता है ये फ्लो कॉम्प्रोमाइज अगर हो रही है तो रीनल के भी फेलियर के चांसेस हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इस स्टडी के रिजल्ट्स को साझा करने के लिए हमारे साथ। तो जिन लोगों को कोविड से अब रिकवर होकर आ रहे हैं उन्हें अपने दिल का ख्याल रखने की जरूरत है, ये स्टडी हमें यही बताती है। लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर एक बात जो सामने आई वो ये कि दोनों डोज लेने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। ऐसे में बहुत लोगों के अंदर असमंजस बढ़ने लगी कि बहुत तेजी से भी उन लोगों के अंदर ये संक्रमण फैल रहा है जो कि अमेरिका में देखा गया, जिन्होंने 2 डोज ले लिए हैं, क्योंकि उनके बर्ताव में बदलाव आ जाता है, वो ढिलाई बरतने लगते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दोनों टीके लिए जाएं और अगर दोनों टीके लेने के बाद क्या एक और डोज भी ली जाए, ये भी सवाल बनता है। तो कई सवाल हैं जो हम पूछ रहे हैं, 3 मेन सवाल हैं। इनके जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा जुड़ गई हैं जो कि अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई से हैं। शुक्रिया डॉक्टर रमेश चंद्रा हमसे बात करने के लिए।
सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो लोग टीका ले चुके हैं उनके अंदर संक्रमण देखा जा रहा है, ऐसे में वो पूछते हैं कि टीका क्यों लें? यस, इसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। जैसे आपने बताए हैं कि 2 डोज वैक्सीन की, 1 डोज वैक्सीन के बाद भी हमारे का इन्फेक्शन हो सकता है। एक बात बताना चाहते हैं कि इन्फेक्शन वैक्सीन आपको 100% दैट इज 100% गारंटी तो नहीं देते हैं कि बीमारी नहीं आएगा। और सब वैक्सीन अगर मिला के देखेंगे 70-80 मैक्सिमम 90% वो लोग आपको गारंटी देते हैं वी विल नॉट गेट द इन्फेक्शन, बट उसका 30% 20% चांसेस है यस यू विल गेट वैक्सीनेटेड। ये सबको जानना है कि हम वैक्सीन आज ले रहे हैं, हमको कुछ मेजर प्रोटेक्शन मिलेगा बट आई कैन गेट री इन्फेक्टेड। सो ये सबको चाहिए। सो अपना मास्क, दूरी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ना नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है वैक्सीन की वजह से। सेकेंड पॉइंट, ये वैक्सीन की वजह से आपका सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, आपको आईसीयू जाना नहीं पड़ेगा, वेंटिलेटर, बड़े मेडिसिन का जरूरत नहीं है, बट मामूली से इन्फेक्शन कम हो जाएगा। तो इसी में क्या चिंता है कि अभी दिखाई दे रहा है काफी आदमी वैक्सीनेशन के बाद भी उनका इन्फेक्शन हो रहा है। इसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है। ये वायरस काफी बार आते हैं, काफी देर आते हैं, बार बार भी हो सकता है। एक तो है 7% का प्रोटेक्शन है। दूसरा एक क्या है, ये जो डेल्टा वेरिएंट का प्लस वेरिएंट जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो तेजी से फैल रहा है। और इसके साथ साथ दिखाई दे क्या है कि जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बना हुआ है इस वायरस के लिए, वो भी इन डेल्टा वेरिएंट प्लस वेरिएंट से उतना लड़ाई नहीं कर सकते, इट्स लेस इफेक्टिव। और उसके साथ साथ जैसे हम हेल्थ केयर वर्कर, हम हमारा 2nd डोज फरवरी में ले चुके हैं और स्टडीज में दिखाई गया अगर हम फाइजर का ले लिए वैक्सीन की, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, इवन कोविशील्ड कोवैक्सीन, धीरे धीरे आपका शरीर का एंटीबॉडी टाइटर कम होते रहते हैं एंड 6 महीने के बाद उनका एफिकेसी प्लस टाइटर, एंटीबॉडी का टाइटर काफी कम हो जाता है। इफ यू कॉल मी एट द हॉस्पिटल, तो आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट 6 months डन। ओके, तो हमको जरूरी है और एक डोज के लिए तो इसमें डिस्कशन आते हैं। यस, हमारा जी बिल्कुल, आप जो बात कह रही हैं डॉक्टर, इजराइल का डेटा भी यही कहता है, जिन लोगों ने जनवरी में टीका लगाया था वो अप्रैल में टीका लगाने वालों के मुकाबले उनको 2.5 गुना ज्यादा चांसेस हो रहे थे। लेकिन उसमें उम्र भी एक फैक्टर था, 60 से ऊपर वालों में ज्यादा देखा जा रहा था। तो क्या उम्र और कब टीका लगा, इस पर अब एक बार चिंतन करने की जरूरत है? यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको, और एक बात पे हम उनको बोलते हैं हाई रिस्क पॉपुलेशन, जिसके पास इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस है, उनको अभी प्रायोरिटी देना है और बूस्टर डोज लगाना है। जैसे टोटल हेल्थ केयर वर्कर, हमारे हाउसकीपिंग से नर्सेस, पैरामेडिकल, डॉक्टर। नेक्स्ट इज हाई रिस्क इंडिविजुअल, जिसके पास अनकंट्रोल डायबिटीज है, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, हम जैसे कैंसर स्पेशलिस्ट, कैंसर पेशेंट्स ऑन थेरेपी, और जिसका इम्यूनिटी कम है, जिसका इम्यूनिटी में शरीर में एंटीबॉडी बना भी नहीं है 2 डोज के बाद। सो दिस इज द हाई रिस्क सोसाइटी, उनको अभी हम लोग ख्याल देना है। 3rd डोज के लिए गवर्नमेंट को भी प्लान करना है कि सितंबर वी शुड स्टार्ट डूइंग दैट। हम कैसे इस हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को दोबारा करके दें, बिकॉज दे आर फाइटिंग विद द वायरस, एंड अगर उनको भी इन्फेक्शन हो जाएंगे तो हाउ विल वी मैनेज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो हमारा वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल चलते रहते हैं और रिपीट वैक्सीनेशन बूस्टर देना चाहिए हाई रिस्क पीपल को एट दिस टाइम। जी शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक अहम मैसेज के साथ हम छोड़ जाते हैं कि जो लोग हाई रिस्क हैं, जैसे हमारे डॉक्टर बता रही हैं, उनके लिए शायद अब वक्त आ गया है कि हम बूस्टर डोज के बारे में सोचें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज चर्चा के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है मुंबई से। शुक्रिया डॉक्टर भंसाली हमसे बात करने के लिए। जो चर्चा हम करना चाह रहे हैं वो ये कि टीका क्या उनको भी लगाना चाहिए, वो लोग जो अभी कोरोना की बीमारी से रिकवर करके ठीक होकर आ रहे हैं, क्या उन्हें भी टीके की जरूरत है? जी अंजलि जी, उनको भी टीके की जरूरत है, लेकिन रिकवर होने के 6 हफ्ते बाद उनको टीका लगाना चाहिए। रिकवर होने के बाद में इमीडिएटली आफ्टर दैट उनको एंटीबॉडी बॉडी में बन जाता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा समय देते हैं
कि रिकवर होने के 6 हफ्ते बाद उनको टीका लगाना चाहिए। जी, कई लोगों का कहना है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी टेस्ट भी कराते हैं और उसकी दलील देते हैं और वो टीका लगाने से हिचक रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी, अगर इसीलिए हम लोग वैक्सीन के बारे में बोलते हैं 2 शॉट वैक्सीन के लगने चाहिए, 2 डोज बराबर लगनी चाहिए। यस, आपको जब इन्फेक्शन हुआ, कोविड का इन्फेक्शन होता है तो आपके शरीर में एंटीबॉडी बनती है, विच इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन वो एंटीबॉडी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। सो लॉन्ग लास्टिंग सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए या सेकेंड इन्फेक्शन की सीवियरिटी से बचने के लिए आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। जी, आजकल जो दूसरी बात उठ रही है वो ये कि आपने 2 डोज की बात कही, लेकिन 2 डोज के बाद भी अब देखा जा रहा है कई जगह जैसे इजराइल में या दूसरे देशों में अब एंटीबॉडी लेवल शरीर में गिरना शुरू हो जाता है। उसके पीछे वजह क्या है? अगर जिन लोगों ने शुरुआती दौर में टीके लगवाए थे उनकी क्या एंटीबॉडी लेवल डाउन अब होती जाएगी, और अगर ऐसा है तो वो क्या करें? जी, अब हमेशा हम लोग जनरली ये इसमें लोगों को बताते हैं कि एंटीबॉडी जो है कम से कम 6 महीना तक आपकी बॉडी में रहती है। 6 महीने के बाद में उसमें डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, अभी रिसर्च चल रही है कि सेकंड डोज के 6 महीने बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडी कितना रहती है। सेकंड डोज के 1 महीने बाद और 6 महीने बाद आप एंटीबॉडी करवा के देखिए। अगर बहुत ही ज्यादा एंटीबॉडी गिरती है तो शायद आने वाले टाइम में हम लोग इस बात का प्लान करें या हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। इस बारे में डेटा कलेक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, उसी हिसाब से बहुत जल्दी शायद गाइडलाइन भी उस बारे में आ सकती है बूस्टर डोज के लिए। जी, और जब तक बूस्टर डोज नहीं है, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में टीके लगाए, जिनमें ज्यादातर लोग या तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे यानी कि उनको दूसरी कोई बीमारी थी या कोमोर्बिडिटीज थी यानी कि या उनकी इम्यूनिटी कम थी, या वो थे जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, तो ऐसे लोगों के लिए जब तक बूस्टर डोज का हमारे देश में चलन नहीं आता है तब तक आप उनके लिए क्या सलाह देंगे कि वो किस तरीके से कोरोना वायरस से दूर रहें? जी, चाहे बूस्टर डोज लगता है, नहीं लगता है, कितना समय लगता है, उस सब के बावजूद भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो मैं हर बार बोलता हूं, एक सिंपल SMS है, सैनिटाइजर, मास्किंग, वो भी डबल मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीजों का हमको पालन करना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का कम से कम अगले 1 साल तक और हमको पालन करना है, जब तक कि ये बीमारी पेंडेमिक से एपिडेमिक या एंडेमिक लेवल पे नहीं आ जाती है। जी, वहीं WHO की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एंडेमिक लेवल पे शायद भारत में आ रही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर एपिडेमिक से एंडेमिक हो जाएगी? अगर एंडेमिक आता है तो इसका मतलब होता है कि हमको इस बीमारी के साथ में जीना आ गया है या इस बीमारी से कैसे टैकल किया जाए वो हो गया है, वो हमको मालूम पड़ गया, प्लस इस डिजीज का सीवियरिटी कम हो गया है, उसको हम लोग एंडेमिक कहा जाता है। जैसे आप वायरल डिजीज डेंगू है, लेप्टोस्पायरा है, और भी बहुत सारी वायरल डिजीज है, वो होती है, बहुत कम मरीजों को भर्ती होने की जरूरत पड़ती है, अधिकतर मरीज घर में ही इससे ठीक हो जाते हैं। तो एंडेमिक लेवल पे यही होता है। अगर ये बीमारी भी हमको भी लग रहा है कि शायद एंडेमिक लेवल पे आ गया है, लोगों को पता लग गया है कि कैसे इस बीमारी से टैकल किया जाए, कब डॉक्टर को अप्रोच किया जाए, तो बहुत ही जल्दी ये हमारे यहाँ भी शायद एंडेमिक डिक्लेयर हो भी जाए। जी, शुक्रिया डॉक्टर, हमसे बात करने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि कोरोना वायरस की इस बीमारी कोविड पर काबू हम पा सकेंगे, और इसके साथ अगर जीना भी पड़ा तो जीना सीख लेंगे इसके साथ, लेकिन पूरी सावधानियां बरतते हुए। तो हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।